ये बात सुन के मुझे भी बड़ा शौक लगा दोस्तों, जब 1 जुलाई 2025 को गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल अप्लाई कर दिया गया था कि 15 साल से पेट्रोल की गाड़ी और 10 साल डीजल की गाड़ियां अब पेट्रोल पंप में इसे फ्यूल नहीं मिलेगा। बिलीव करो, जो ऑटोमेटिक नंबर रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, इसके थ्रू आपकी गाड़ी को डिटेक्ट करने के बाद हो सकता है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कि जितने एंट्री पॉइंट है इस पे हम ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन रिकॉग्निशन कैमरे लगाएंगे, जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल को पहचान पाएंगे। गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को बैक तो ले लिया, लेकिन इस पे डेडलाइन सेट है 1 नवंबर 2025 की, और उसके बाद दिल्ली के बाद फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा के कुछ सेक्शन में ये लो इम्पोज होगा। हालांकि एक बार देखोगे तो पॉलिटिकल डिसीजन को साइड में रख दें तो भी दिल्ली की इन्वायरमेंट और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दोनों बहुत ज़रूरी है अपने अपने जगह। लेकिन जो डिसीजंस लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से वो जनता के हित के लिए हो और जनता के फ़ायदे के हिसाब से हो, कुछ ऐसा बैलेंसिंग अप्रोच होना चाहिए था। इस वीडियो में इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि रियल प्रॉब्लम कहाँ थी और इसका क्या सही में सोल्यूशन निकाला जा सकता था। वीडियो शुरू करते हैं। वैसे देखोगे तो इस दिक्कत को बहुत अच्छे से समझने के लिए हमने भी अपने पॉपुलेशन और व्हीकल की रजिस्ट्रेशन भी 2010 से ही एटलीस्ट देखी। 2010 में हमारे पास जो जितने टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल थे दिल्ली के अंदर में वो अराउंड 64 लाख है, और 2010 के टाइम पे दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी थी पता है? 22 मिलियन। तो ये 64 लाख के नंबर को आप अगर और भी क्लेरिफाई करोगे तो इसमें ऑटो, एम्बुलेंस, कार, बसेस, बाइक और जितनी भी पेट्रोल डीजल की रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं उसके कुल नंबर थे। इसमें ये 20 लाख का नंबर का सेगमेंट कार और जीप का जो आपको देखने को मिल रहा है, ये प्राइवेट ओन व्हीकल्स हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी से ही शुरू होती है। जब मैंने रिसर्च पे थोड़ा सा और डेटा फाइंड करा तो इसमें मर्सिडीज 2010 में अपनी 5000 यूनिट सेल करी थी। लैंड रोवर, जगुआर जैसे 800 यूनिट सेल हुए थे। इसके बाद BMW 6000 यूनिट सेल करे थे। यहाँ पे प्रॉब्लम इसी बात पे हुई, जो ये लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, क्या ये सही में इतनी ज़्यादा पोल्यूशन एमिट करने लगी है जिससे कि इसे सड़क से हटाना इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड मार्केट, जो इतनी लग्जरी गाड़ियाँ रीसेल होने के लिए खड़ी हैं, ये कहाँ जाएगी? इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन था, या तो ये गाड़ी कहीं बेच दे स्ट्रीट से बाहर, या फिर इसे कूड़े के भाव में बेच दें। न्यूज आर्टिकल में छपी थी कि जितनी भी सेकेंड हैंड मार्केट में ये गाड़ियाँ बिकती है उसमें 50 से 40% प्राइस ड्रॉप कर गया है। इसके बाद भी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया था कि दिल्ली स्टेट के अंदर में बाहर से जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं जिसके एज 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसे चलने नहीं दिया जाएगा, या फिर रिफ्यूलिंग उसे नहीं मिलेगी। इस पूरे डिस्कशन में फिर भी बात एक ही जगह पे आके रुकी है कि दिल्ली का पोल्यूशन कम करना है। Delhi to combat worsening air quality, which is now being categorized as severe plus. लेकिन जब पोल्यूशन आप डिफाइन करोगे तो इसमें बहुत बड़ा सेक्शन है हमारे व्हीकल्स का, लेकिन इसके बाद रोड डस्ट, कंस्ट्रक्शन डस्ट और हरियाणा से आई हुई फायर की डस्ट, इसके बाद जो हमारा गार्बेज निकलता है वो भी डस्ट में कंट्रीब्यूशन करता है। एक बहुत बड़ा सेक्शन इन सब के कारण भी है। इस व्हीकल एमिशंस को थोड़ा डिटेल्स में समझोगे तो जो PM 2.5 और PM 10 की बात करी जा रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये चीज़ें हमारे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक के अंदर में प्रॉपर टेस्टेड नहीं है। इसके बाद भी क्या, जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो 14%, इंडस्ट्रियल 13%, बर्निंग 10%, वेस्ट और रोड डस्ट मिला के ये 10 से 11% तक पोल्यूशंस एमिट करती है। ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर खुद ही 44% PM 2.5 हमारे एयर पोल्यूशंस में मर्ज कर रहे हैं। विंटर का समय आने वाला अक्टूबर और नवंबर के महीने में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में जो ये जलाई जाती हैं, इसमें PM 2.5 बिल्कुल पीक पे होता है। अक्टूबर का महीना चालू हो गया और हम लोग जानते हैं कि हर साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। प्रदूषण के बढ़ने का एक बड़ा कारण इन 2-3 महीनों में होता है कि आसपास के राज्यों के अंदर जो पराली जलती है। हमारे सिटी के अंदर में जो रोड डस्ट है ये टोटल 38% का PM 2.5 कंट्रीब्यूट करता है। वैसे ये बात मैं बताना भूल गया कि इंडस्ट्रियल एरिया ये PM 2.5 के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड SO2 भी गैस में एमिट करती है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है।
खैर देखोगे तो जब बात यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो बड़ी क्लियर सी बात हो जाती है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट और सर्टिफिकेट को छोड़ के हमें ये देखना चाहिए कि गाड़ी का मेंटेनेंस, यूजेज, फ्यूल क्वालिटी और किस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। उसके बेसिस पे हम चेक कर कर ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी गाड़ी सड़क में चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। और इसी चीज़ के कारण 67 लाख जो व्हीकल रोड से हटने की बात हो रही है, इसमें सिर्फ लोअर मिडिल क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली तो हटाओ, एक हायर स्टैंडर्ड फैमिलीज जो महंगे व्हीकल्स ओन करती है उसको भी बड़ा झटका लगा है। वैसे हमारे इस डिस्कशन से पहले ही लोगों ने इतने ज़्यादा बाइक लाइसेंस दिए हैं कि पॉलिसी वापस ले ली गई है। इससे ये तो डिसाइड हो जाता है कि लोग इस पॉलिसी से खुश नहीं हैं। लेकिन ये भी पॉइंट है कि आखिर दिल्ली के इस एयर पोल्यूशंस का करेंगे क्या। इस चीज़ को रिफाइन करने के लिए दोस्तों ऑप्शंस हैं। दूसरे देशों में भी ये पॉलिसीज़ अप्लाई हो रही हैं। जर्मनी में देखो तो लो एमिशन जोन है जो एक्चुअली में स्टैंडर्ड 6 पे लाई करती है। ये एग्जॉस्ट से जितनी एमिशंस निकलती है वो एक स्टैंडर्ड लिमिट के अंदर में है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी हो या फिर गाड़ी नई हो, अगर ये एमिशन 6 स्टैंडर्ड पे लाई नहीं करती है तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। लोगों को हर 2 साल में अपनी व्हीकल्स में चेकअप कराना पड़ता है ये स्टैंडर्ड 6 को मेंटेन करने के लिए। ये एक टाइप का जोन है जहाँ पे चेक कर लिया जाता है कि एग्जॉस्ट से निकले गए एमिशंस हमारे एनवायरनमेंट के लिए सेफ़ है या नहीं है। नॉर्वे जैसे कंट्रीज़ में तो केस ही अलग हो गया था। पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो गई कि 2024 तक में जितनी भी हाई एमिशंस वाले गाड़ियां हैं सब इरेज हो जाने। पॉलिसी में इस तरीके से चेंजेस करी गई कि जिसमें हाई एमिशंस होगी इसके वेट और CO2 और NOx के थ्रू ही गाड़ी में टैक्सेस चार्ज करे जाएंगे। आपकी गाड़ी के वेट के साथ गाड़ी में पोल्यूशंस कितनी एमिट हो रही है उसके हिसाब से टैक्सेस देना होगा। लोगों ने सही तरीके से समझकर अपनी गाड़ी को वापस से, कई ने तो चेंज कर दिया और आधा से ज़्यादा जो नई गाड़ियाँ बिक रही हैं वो EVs हैं। पॉइंट पे मेरा बताने का मतलब भी यही है दोस्तों कि एक बैलेंसिंग अप्रोच जो हम जैसे मिडिल क्लास और इवन इस पॉलिसी के हिसाब से हायर मिडिल क्लास जिसे बहुत बड़ा झटका लगा है, इन सब और हमारी सरकार के बीच में एक बैलेंसिंग अप्रोच होना बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है। गाड़ी में सब्सिडीज़ देकर, न्यू EVs इम्पोज कर और भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्टेशंस बनाकर। वैसे देखोगे तो घर में, सोसाइटीज़ में चार्जिंग पोर्ट को अलाउ करके, इसमें और भी जो अथॉरिटीज़ हैं उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। मतलब एक कंप्लीट कोऑर्डिनेशंस के बाद ही ये पॉसिबल है कि ये अप्रोच बढ़ाया जाए। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले ये वीडियो कुछ अच्छे टॉपिक पे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।